तो आज मैं आपके साथ कॉमर्स गुरु चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, किस तरीके से हम सीखेंगे कि एक टॉपर का क्या सीक्रेट रहता है कि बच्चे के 90% 95% आते हैं तो किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रहती है, बोर्ड में किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना होता है। तो इन सब को लेके मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली सब स्टूडेंट्स को लाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिजिकल फॉर्म में। तो उस केस में सबको लाना, सबसे बात करना तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो कुछ 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिनके अराउंड 95% है, सबके 95 प्लस इस तरीके से परसेंटेज है। तो मैं सबसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो मैं अगर बताऊंगा ना कि ऐसे पढ़ना है, ये करना है, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन जिस बच्चे के खुद मार्क्स आए हैं वो उससे बढ़िया कोई आपको नहीं बता पाएगा उन्होंने क्या सही किया जिससे मार्क्स आए और क्या गलत किया जिससे वो और मार्क्स अचीव कर सकते थे। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, एक एक करके मैं सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करूंगा और इस तरीके से हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। मेरा नाम हर्षित अग्रवाल है। मेरा नाम रामकृष्ण है। मेरा नाम माधव अरोड़ा है। और आपके बोर्ड में कितने परसेंट आए हैं? मैं एक्चुअली जो मार्क्स पूछ रहा हूँ, मार्क्स बेस्ट 4 के रहेंगे, तो आप बताइए आपके बेस्ट 4 के कितने मार्क्स, आपके परसेंटेज? आपके बेस्ट 4 आया 94.5। 94.5% एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज है और मैं मानता हूँ कि इतने मार्क्स लाना, बहुत मेहनत की होगी तभी ये मार्क्स अचीव हो पाएंगे। बेस्ट 4 में 96.5% है। मेरी बोर्ड्स में 95.25% आई है, बेस्ट 4 में 96.75। 96.5%। आपके 96.5% आए हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली ही इज़ माई रियल ब्रदर माधव। तो एक वो बात आ जाती है कि अरे यार कि ये टीचर है, अपने भाई को तो बढ़िया पढ़ाएंगे ही। तो आपने देखा है कि कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको पढ़ाया तो आया है, कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं आनी चाहिए कि तो आप समझ गए होंगे बात, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे? इतने तो आने ही चाहिए थे जिस हिसाब से पढ़ा था मैं। अच्छा, जिस हिसाब से कोचिंग हुई थी, जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी, जिस हिसाब से हमने मेहनत की थी आपके साथ, उस हिसाब से इतने तो मेरे को लगे थे आगे। सबकी नहीं होती। अच्छा, आपको लग रहा था कि, क्योंकि देखो जनरली मैं बताऊं क्या, अगर बच्चों से पूछे, आप कोई भी इंटरव्यू देखेंगे वो ऐसा रहता है, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? अरे मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अरे भाई, बिना तुमने मेहनत किए तुम एक्सपेक्ट वाली बात ये गलत है। आपने एक्सपेक्ट किए, आप एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं, आपके एक्चुअल में 90 प्लस आए हैं तो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे तभी आते हैं। बाय लक नहीं होता कि 90 प्लस आए। तो जो बोलते हैं कि हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था आ गए, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी चीज़ ठीक नहीं रहती। अगला रहेगा मेरा क्वेश्चन कि क्या आप अपने इन मार्क्स से सेटिस्फाइड हो? हाँ भैया, सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड मतलब देखो, सेटिस्फाइड का अगर मैं बात करूँ, सेटिस्फाइड दो तरह से होता है। एक तो होता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से कि बस इतना हो गया। दूसरा होता है सेटिस्फाइड होना लाइफ से, क्या वो चीज़ है कि हाँ मैंने कर लिया जो करना था। नहीं, मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, अभी जो चाहिए वो तो बाकी है। जो चाहिए वो बाकी है। तो पहली बात तो जो आपके मार्क्स आए हैं उससे सेटिस्फाइड होना पहली बात तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसका अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे जो होगा उसके लिए हमारी जो स्ट्राइव रहनी चाहिए वो बढ़ती जानी चाहिए। हाँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हाँ। कॉलेज में जाएंगे या जो भी आगे प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी 95 के आसपास। सही है। तो आपकी 95 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी और आपको लगा कि हाँ यू आर प्रेटी मच सेटिस्फाइड विद दैट, कि हाँ मैंने इतना सोचा था और अराउंड मेरे उतने आ गए, तो यू आर प्रेटी सेटिस्फाइड। क्योंकि जनरली टॉपर्स का देखा जाता है कि यार मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। अरे यार, तो ज़्यादा वाली मेहनत भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कम मेहनत की थी, लेकिन जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से यू आर प्रेटी मच सेटिस्फाइड विद दैट। मैंने अपने प्रिपरेशंस वाइज तो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब मैं अपने एग्जाम्स देकर आई तो मेरा कुछ में अच्छा नहीं हुआ। जैसे मेरा मैथ्स अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे पता था कि मेरे उसमें कम मार्क्स आएंगे। उस हिसाब से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। आ जाएंगे तो उसी के आसपास आए 96.75, तो उसी के आसपास है, तो एक्सपेक्ट तो किया था। और सेटिस्फेक्शन की बात है तो है भी और नहीं भी, मतलब आ गए, अब कुछ कर नहीं सकते, पर है भी और फिर आगे नहीं भी है कि आगे के लिए हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ आगे, मतलब वही बात है, सेटिस्फाइड हो जाना कंप्लीट कि हाँ अब तो हो गया, फिर वो चीज नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस लेवल, मतलब सेटिस्फेक्शन कि हाँ मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके लिए तो सेटिस्फाइड है, लेकिन आगे के लिए हम और मेहनत करें। बस करेज बढ़ाए कि हम आगे और कुछ कर सकता हूँ। हाँ, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। एक्चुअली मैं कहूँगा मैंने एक्चुअली इससे थोड़े ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किए थे। मैंने सोचा था, एम जैसे था कि SRCC में जाना है,
तो 98% की एक्सपेक्टेशन, मतलब गोल वो था और तैयारी भी उस हिसाब से की थी। बाकी थोड़े से कम रह गए, बट मैं कहूँगा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। सीरियसली जब रिजल्ट आया था मैं बहुत खुश था, एकदम सेटिस्फाइड था। रिग्रेट नहीं है, हाँ एक्सपेक्ट ज़्यादा किए थे, बट कोई रिग्रेट भी नहीं है मुझे अगर थोड़े कम आए थे। अगला क्वेश्चन मेरा जो रहेगा दैट विल बी कि आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किस तरीके से थी। मैं सब्जेक्ट बोलूँगा और उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बताना आपका इंग्लिश में किस तरीके से प्रिपरेशन रही थी। इंग्लिश तो स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, हमारे प्रिंसिपल सर पढ़ाते थे हमें, तो इंग्लिश में तो वहीं से करता था और फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे पढ़ाते थे मैं लिख लेता था कॉपी में, तो उसकी फिर कभी पढ़ा नहीं था। सीधा एक हफ्ते पहले शुरू की थी मैंने उसकी प्रिपरेशन बोर्ड की। जैसे 27 को पेपर था शायद, मैंने 20th से शुरू की थी फिर उसकी प्रिपरेशन अच्छे से। तो उसके अंदर मैं क्या करता था, पहले चैप्टर पढ़ लेता था मैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिए थे सर ने, तो वो फिर याद कर देता था। अच्छा, तो आपके मैं कहूँगा कि आपने शुरू से इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन लास्ट डेज में आपने उसमें मेहनत की और इस तरीके से आपने 6 से 7 घंटे पढ़े थे, वो भी लास्ट डेज में। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर भी 7 दिन जो पढ़े थे वो भी 12 घंटे पढ़े थे। हो जाती है इंग्लिश आसान सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। जनरली लोगों को माना जाता है कि इंग्लिश लास्ट में नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन आपने वो चीज़ की और आपने उसमें भी अच्छे मार्क्स आपने अचीव किए, जो कि एक मतलब कहूँगा एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जनरल रूल इसको नहीं लगाना चाहिए कि लास्ट डे तक लेके चलो इस चीज़ को। तो वो चीज़ मैं कहूँगा कि हाँ आपने मेहनत जोर की कि हाँ उसका रिजल्ट लास्ट में भी चलो मिल गया। इंग्लिश में बस वही चैप्टर्स रीड किए थे नॉर्मली और 10 इयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। अच्छा, तो दैट विल बी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन इस तरीके से रही। इंग्लिश का मैंने साल भर में ध्यान नहीं दिया। मैंने लास्ट के डेज में ही 5 to 6 डेज में ही मैंने इंग्लिश पढ़ा अपना। तो जनरली अब तक हमने जो तीनों से बात हुई है, 3 बच्चों से बात हुई है, 3 स्टूडेंट से बात हुई है, ये देखा गया है कि इंग्लिश पे सबने लास्ट डेज पे ही ध्यान दिया एंड उनके अच्छे मार्क्स आए। बट प्लीज़ डोंट मेक दिस अ हैबिट कि हाँ सबके ऐसे आए हैं तो ऐसा हमारे साथ भी होगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट अच्छे थे। क्या है कि अगर हम अपना इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, अकाउंट्स अच्छी होगी, बिजनेस स्टडीज़ हमारा अच्छा होगा, तो उसमें इतना ज़्यादा लिखते हैं कि उसकी वजह से इंग्लिश पे भी थोड़ा सा अच्छी इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिल जाती है। तो कह सकता हूँ कि वो व्यू पॉइंट एक उससे भी हमें थोड़ी सी इंग्लिश में हेल्प देखने को मिल जाती है। इसलिए लास्ट डेज में करते, अब मैं बाय लक भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेहनत की है मैंने की है मेहनत, तभी उसका रिजल्ट हमें दिखा है। इंग्लिश में मैं शुरुआत से मैंने मतलब हफ्ते में 3 दिन, वीक में 3 दिन में बस जस्ट ऐसे रीड करता था मैं उसके जो चैप्टर्स हैं एंजॉयमेंट के तौर पे। ऐसे नहीं कि मेरे को याद करना है उसे, बस ऐसे ही पढ़ता रहता था। तो ऐसे साल में 2 बार वो हो गया था पूरा। और लास्ट में इतनी कोई मैंने खास मेहनत करी नहीं थी इंग्लिश में, कि नॉर्मल जैसे चलता है मैं वैसे ही 1 घंटा देता था उसको। ओके, इंग्लिश में आपका क्या रहा है? इंग्लिश में मेनली चैप्टर्स की रीडिंग करनी इम्पॉर्टेंट है। बाकी पास्ट ईयर के पेपर्स तो सॉल्व नहीं किए, बट जैसे कि पीछे बताया कि क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लिया, उसके क्या आंसर हैं दिमाग में सोच लिया, कुछ क्वेश्चंस के मतलब लिख के ट्राई कर लिया कि हमारा कैसे चल रहा है। बाकी एंड में पेपर से 1 दिन पहले मैंने एक सैम्पल पेपर किया था, ये चेक करने के लिए कि क्या मैं टाइमली पेपर पूरा कर पा रहा हूँ। अकाउंट्स में आपकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी रही? अकाउंट्स तो शुरुआत से कर रहा था, क्योंकि भैया जैसे टेस्ट लेते थे तो टेस्ट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना होता, तो उसके लिए भी पढ़ाई होती थी। तो और क्या था कि 2-3 आवर्स मतलब जैसे दिसंबर से तो शुरू कर दिया था मैंने, पर उसके पहले 1-1 घंटा भी मतलब नहीं जाता था। अच्छा। जो बात है ट्यूशन से पढ़ के थोड़ा बहुत देख लिया 15-20 मिनट घर पे, पर उससे ज्यादा नहीं जाता था अकाउंट्स का। जो बात है अच्छा, फिर जैसे दिसंबर से हम लोगों ने शायद रिविजन सीरीज शुरू की थी, तो उससे फिर मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ, ये 3 महीने आपने पूरा लग के अकाउंट्स में पूरी मेहनत की और शुरू में लाइक हाँ ठीक ठाक उसे थोड़ा चल रहा है। हाँ, ठीक है। कि जैसे हमारा नवंबर तक 70% हमारा सिलेबस खत्म हो गया शायद नवंबर 15 तक। तो नवंबर 15 जो 100% सिलेबस हुआ था उसके 65-70% मुझे तब आता था। अच्छा, पर जो 15-25% जो बाकी है, 30% बाकी होता है, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। अकाउंट्स में बस ये किया था, जो स्कूल से होमवर्क मिलता था वो करता था रोज, और बस लास्ट में 10 इयर्स किया था। लास्ट में 10 ईयर किया था, और अलग से जो सवाल वगैरह के सैंपल पेपर्स थे। अच्छा, सैंपल पेपर्स वगैरह। अकाउंट्स में मैंने स्टार्टिंग से ही मेहनत करी थी। मुझे अकाउंट्स में प्रॉब्लम आई भी थी, मतलब पूरे अपने साल में प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने अकाउंट्स में स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत करी थी और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। चलो, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन आपकी प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की कि आपने क्या आप कितना घंटा आप देते थे, कितने घंटे क्या रहता था आपका? मैंने कोई घंटे के हिसाब से फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या कुछ। जैसे मैं फ्री होके मतलब सारी कोचिंग अटेंड करके सब कुछ फ्री होके आती ही 7 o'clock थी। तो फिर मुझे जैसे कई बार मेरी नहीं होती थी कैपेसिटी कि मैं पढ़ पाऊँ, तो मैं नहीं पढ़ती थी। ज़्यादातर संडेज को और ऐसे पढ़ा करती थी। ओके।
अकाउंट्स में मैं शुरुआत से बहुत वीक था, टू बी ऑनेस्ट। मैं अच्छा नहीं था अकाउंट्स में। फिर मैं आपके पास ट्यूशन में आया, उसके बाद जो आपका क्रैश कोर्स आपने ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद से अकाउंट्स का रिवीजन हुआ, सारे चैप्टर दोबारा से रिवाइज हुए 2-3 बार, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए और उन सबसे फिर आगे। तो बात सर ये होती है कि प्रिपरेशन आप करो। मैं यहाँ पे अपना क्रैश कोर्स या अपनी कोई चीज़ प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। द थिंग इज की अगर किसी ने अगर पूरे साल भी अच्छे से मेहनत नहीं की, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ अगर वो डेडिकेटेडली एक उसे अच्छा गाइड मिले, एक अच्छा टीचर मिले गाइड करने के लिए, चाहे वो स्कूल का टीचर हो सकता है, कोचिंग के लिए हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर चाहे वो खुद बिल्कुल, क्योंकि खुद में ना, क्योंकि खुद की बात मैंने क्यों नहीं बोली, क्योंकि इस लेवल पे जिस एज पे हम हैं आप हो, तो उस एज में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि खुद से हम करें। तो उस केस में कोई साथ में गाइड करने के लिए होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि आपके रिजल्ट में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं लिटरली बताऊँ, मेरे को लगता है 2 से 5% मेरा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन देखो, पढ़ाया मैंने सबको है, लेकिन सबको तो इतने मार्क्स नहीं आए ना। तो बात सारी आती है कि बच्चा कितना एफर्ट डालता है, उसके लिए 2-5% मैं अपना क्रेडिट लेता हूँ कि हाँ 2-5% मैंने गाइड किया, तो हाँ उसे पता चल गया कि ये चीज़ करनी। अकाउंट्स में शुरू से कंसिस्टेंटली अंडरस्टैंडिंग बना के रखो। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, समझने में पूरा फोकस लगाओ। और सेम चीज़ मैं कहूँगा मैथ्स में भी। मैथ्स और अकाउंट्स का मैं सेम तरह से कहना चाहूँगा कि शुरू से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखो कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है और क्या हो रही है। शुरू से एक प्रैक्टिस बना के रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू से बना के रखो और एंड में सैम्पल पेपर्स करो जितने कर सकते हो, और 5 ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है। और आपकी इकोनॉमिक्स में क्या स्ट्रैटेजी रही? इको मैक्रो तो स्टार्टिंग से कर रहे थे, मैक्रो तो इतना खास टफ नहीं था। और जैसे इंडियन इको का भी पहला साल था हमारा, उसके अंदर भी काफी थ्योरी थी। तो फिर हम लोग ने पहले जो किया था, इंडियन इको के लिए आपकी क्या अप्रोच रही? मतलब इंडियन इको जनरली ये माना जाता है कि बहुत थ्योरेटिकल है, इतनी डेट्स हैं, इतना डेटा है, तो उसको कैसे हैंडल किया? पेपर में तो डेट्स नहीं आई थी इतनी, एक आध डेट पूछी थी। नहीं, आपने प्रिपेयर कैसे किया? पेपर की तो बात हम वो चलो तुम्हारा लक काम कर गया, बट स्टिल अगर पेपर में आ जाती तो क्या उसे ठीक से हैंडल कर पाते? हम फ्लो चार्ट बनाया था, हम लोग ने पूरा डेट का फ्लो चार्ट बनाया था। तो पूरा डेट का फ्लो चार्ट तो मैं याद करके गया था। अच्छा। G7 वगैरह जैसे वो भी थी कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ठीक है। शायद माधव ने बनाई थी, वो फ्लो चार्ट बनाया था माधव ने। ओके। तो उससे हम लोग ने पढ़ा था। चलो, दैट्स वेरी नाइस। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपकी बुक से करी थी, और इंडियन इको संदीप गर्ग से। ओके। तो उसमें पढ़ना एग्जैक्टली आपने किया क्या था, कि तैयारी किस तरीके से आपकी हुई थी? संदीप गर्ग तो हम 3 दिन पहले ही लाए थे, उससे हमने डेट्स वगैरह निकाली थी और फिर याद किया था। अच्छा, और ठीक है। मैक्रो बस पूरी साल पढ़ी थी। ओके। इकोनॉमिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर मैं वैसे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी। तो फिर मैंने उसका भी यही था कि मतलब मैं हमेशा रोज से पढ़ती नहीं थी कंसिस्टेंटली। जब मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी। ओके। इकोनॉमिक्स भी मैं ऐसे ही था, शुरुआत से मैं उसको पढ़ता था, थोड़ा ध्यान से उसको और पढ़ता था, डेली में 1 आवर उसको देता था। ओके। और लास्ट में जैसे 2 बुक थी, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो मैंने जनवरी से चालू करी थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था दिसंबर तक कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाए, डेटा वगैरह। फिर जनवरी से मैंने एनसीईआरटी उसकी करी। ओके। तो सिर्फ रीडिंग करता था मैं, ऐसा नहीं कि मुझे को याद करनी है कोई चीज़, मैं जैसे रीडिंग करता था, तो उससे फिर हो गया लास्ट में था। फिर बाद में प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर मैंने लिया। इकोनॉमिक्स में मैं कहूँगा बुक रीडिंग करो, ठीक है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसमें कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। इंडियन इको में जैसे कि डेट्स वगैरह होती हैं, इतनी हमें तो पूछी नहीं गई, बट स्टिल हमने एक टेबल बनाया था कि ये डेट है, ये ईयर है, ये इवेंट है, ठीक है। इसका हमने पूरा टेबल बनाया था, उसको रोज जैसे 1-2 बार पढ़ लिया करते थे, ठीक है। तो दिमाग में ऐसे बैठ गए थे थोड़े बहुत, तो उस तरह से रखो। इंडियन इको में हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। हाँ, इंडियन इको में लगता है कि थोड़ा याद करने वाला, बट स्टिल अगर रेगुलरली करते रहोगे तो फिर सही से हो जाएगा। ओके। और बिजनेस स्टडीज़ वैसे एग्जाम तो हुआ नहीं, लेकिन देखो ना, एक होता है कि कोई बच्चे के 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो 5वें में भी आएंगे। ऐसा नहीं होता कि 4 सब्जेक्ट में तो होशियार है, 1 सब्जेक्ट में डफर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट में तो चलो कुछ नहीं आया, 1 सब्जेक्ट में आ गए, तो उसे मानेंगे भाई तेरे तुक्के से आए हैं ना। जनरली ये माना जाता है। लेकिन अगर किसी की 4 में मेहनत करके अच्छे मार्क्स आए ना, तो 5वें में भी उसने मेहनत की होती है। तो 5वां अगर बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होता तो वो तो बात नहीं कर सकते ना कि बताओ कितने परसेंट आते हैं, क्या आते हैं। बट स्टिल कि आपका प्रिपरेशन का क्या वे रहा, क्या चीज़ रही कि हाँ कि ऐसा किया तो मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी रही? क्लास में हो जाती थ्योरी,
और सारे न्यूमोनिक्स मिल जाते थे हमें। क्या पूरे आपने हर category- पॉइंट्स का आपने निमोनिक्स बनाए हुए थे बनाए जिससे हुए थे कि और याद खुद के करना notes इजी बनाए रहता थे, है, हाँ। खुद के आपने नोट्स बनाए थे, नोट्स ठीक बनाए है। थे, आप जो देते थे फिर उसको थोड़ा मैं वाइडन और कर देता था, उसके अंदर और डिटेल्स डाल देता था नोट। बिजनेस स्टडीज़ तो जैसे स्कूल में प्रिपरेशन कराते थे, बस चैप्टर्स रीड किए थे और शॉर्ट फॉर्म्स याद कर ली थी सब हाँ चीज़ें। निमोनिक्स वगैरह हाँ। जैसे बनाई थी वो चीज़ें थी। बिजनेस स्टडीज़ मैंने एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में उसमें बहुत फोकस किया था बिजनेस स्टडीज़ में, okay. और मेरा बहुत पहले ही कोर्स कंप्लीट हो गया था बिजनेस स्टडीज़ ओके, तो फिर मैंने बाद में उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दैट्स दिया। वेरी नाइस। बिजनेस स्टडीज प्योर एनसीईआरटी ओके, शुरुआत से लेकर एंड तक, और स्कूल में भी नोट्स लिखवाए जाते थे हमें, उसको पढ़ता था मैं। बिजनेस स्टडीज में वही जैसे इंग्लिश की तरह हफ्ते में 3 दिन देता, 3 दिन इसको 3 दिन इसको, Okay. ऐसे में देता था बिजनेस स्टडीज को भी। और शुरुआत से ही मैंने हर चीज जो है मैंने शुरुआत से रेगुलर मैंने चालू रखी थी। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा करोगे वो ज़्यादा बेटर है कि हाँ। लास्ट में प्रेशर बना के लास्ट में उसको फिर ज़्यादा pressure करना, आया फिर वो चीज़ नहीं। शुरुआत से। बिजनेस स्टडीज मैं कहूँगा अगेन कंसेप्ट पे ध्यान दो, मेनली वो है क्या उसे समझो। पॉइंट्स तो याद हो ही जाएंगे, वो तो एंड के टाइम पे जब रिवीजन कर रहे होगे तब याद हो जाएंगे। अभी के लिए जैसे हम बोले कि अभी क्या चल रहा है, अभी समझो चीज़ों को, एकदम डीप में जाके समझो जितना समझ सकते हो। याद करने के लिए बिजनेस स्टडीज को याद करने के लिए क्या अप्रोच है? याद करने के लिए जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं, निमोनिक्स, न्यूमोनिक्स बनते हैं, ठीक है, तो उनको यूज़ करो, उससे एक हेल्प मिलती है, तो उसी के थ्रू। मैथ्स को लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो समझ लो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के बराबर रहता है, और वो ऐसा है कि अगर आप सिर्फ मैथ्स के ऊपर फोकस करोगे ना तो बाकी सब्जेक्ट हिल जाएंगे। बट लेकिन देखो ना, एक मदर के व्यू पॉइंट से देखें तो एक मदर के लिए अगर मान लो 5 बच्चे, तो 5 बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट, हम मदर हैं और हमारे लिए 5 हमारे सन है। अब किसी को अगर नाराज करोगे ना तो उस केस में क्या होगा? 84 मार्क्स आएंगे मैथ में, और क्या हो। तो बस यही चीज रहती है थोड़ी सी। तो 5 को इक्वली ध्यान देना, सिर्फ मैथ्स करोगे तो बाकी सब्जेक्ट भी इफेक्ट होंगे। हाँ। 5 को इक्वली वेटेज देना, लेकिन मैथ्स को, मैं पर्सनली मैंने भी मैथ्स ली थी, और मैं बताऊं जिनका मैं यहाँ पे एक Q&A सेशन ले रहा हूँ, एक इंटरव्यू टाइप ले रहा हूँ, मेरे खुद के मैथ्स में 86 आए थे 2015 में मैंने किया था, एंड मेरे खुद 91.8% आए थे मेरे बोर्ड्स में। लाइक अगर मैं बेस्ट 4 को भी 93% मेरे आए थे, और बाकी सब ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट मैथ्स एक ऐसी चीज़ थी तो मुझे पर्सनली डर लगता था, और आज भी मुझे डर लगता है। तो वो मैथ्स का आपने क्या लगाया कि चलो 84 भी आए, बट स्टिल आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मैं तो सबसे पहले दिसंबर तक तो एनसीईआरटी की है, एक बार खत्म हुई थी एनसीईआरटी मेरी दिसंबर तक। ओके। फिर उसके बाद मान लीजिए 10 ईयर भी हम करना शुरू की थी हम लोग ने, बट शायद प्रशांत था मेरे साथ कोचिंग के अंदर, तो हम लोग ने एक बार भी पूरे ढंग से खत्म नहीं की थी 10 ईयर। फिर हमने बोला इसको रहने दो, फिर हम लोग ने फिर से एनसीईआरटी ली, एक और बार एनसीईआरटी की, 2 बार एनसीईआरटी की। और तो बात सारी ये थी कि इतना कंफ्यूजिंग हो गया था कि खाली एनसीईआरटी रेफर करनी खाली एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ी। और sample paper कर रहा था मैं। मेरा भी पर्सनली ऐसा मानना है, एनसीईआरटी करके अगर हम प्रिपरेशन करें तो 100 मलाने एटलीस्ट मैथ्स में पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर और ये सब चीज़ें रेफर करनी पड़ेंगी, तभी जाके मार्क्स, जैसे कि अच्छे मार्क्स आपके और सब्जेक्ट्स में आए हैं तो वहाँ पे भी अचीव हो जाएंगे। मैथ्स में बुक के नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और लास्ट टाइम पे 10 इयर्स। ओके। मैथ्स में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी, और लेकिन इसमें ज़्यादा कम नंबर मैथ्स में ही आए। फिर भी मैथ्स मेरा एक्चुअली बचपन से ही फियर था, मैं हमेशा से कहती थी कि मैं मैथ्स नहीं लूँगी कभी आगे जाके, मेरे को बचपन से ही उसमें बहुत डर लगता था। फिर लेकिन मैंने बड़े होके जब मैं 10th में थी, मेरे अच्छे मार्क्स आए बोर्ड्स में, मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया कि नहीं मुझे मैथ्स लेनी है, और मैंने ली। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने फियर को ओवरकम किया और मैंने मेहनत करी। क्योंकि देखो सारी बात आ जाती है कि हम ये पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन सब का एंड रिजल्ट होता है कि हम अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से देख सकते हैं। अब एक मैथ्स की वजह से आपने मैथ्स में, ऑल्दो मार्क्स वगैरह की अगर हम बात साइड में रखें, आपने मैथ से ये सीखा कि अपने फियर को कैसे ओवरकम करना है। जैसे कि लाइफ में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो फियर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। जस्ट मार्क्स वगैरह, चलो मार्क्स आ गए, ये आ गया, वो तो एक अनदर थिंग होगी, लेकिन मेन कि उसका आपको फायदा एक्चुअली लाइफ में क्या हुआ। मैथ्स में अगेन वही कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जहाँ से जो क्वेश्चन मिले करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो। पास्ट ईयर तो कोई छोड़ो मत, अच्छे से। और मैथ्स में एक बड़ी स्टूपिड सी चीज़ लगेगी, बट मैथ्स की भी बुक रीडिंग करो। एनसीईआरटी में हमारे ना सर बोलते थे कि एनसीईआरटी जब फ्री बैठे हो एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ना शुरू हो जाओ मैथ्स। हम कहते थे क्या है ये,
एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कौन करता है, और वो भी मैथ्स में है। लेकिन अगर एनसीईआरटी को तुम उठाओ तो अगर तुम उसकी रीडिंग करो तो कुछ चीज़ें इस तरह से दी हुई हैं, कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं उससे। अब जैसे हमारे बैच में तो नहीं हुआ, बट लास्ट बैच में जैसे लास्ट बैच को एक सरप्राइज मिला था कि वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो वो थ्योरम्स थे उसका प्रूफ आ गया, आज तक नहीं आया था। अगर उन्होंने एक बुक रीडिंग मारी होती, जिसने भी मारी हो, उसने इजीली कहा होगा कोई बात नहीं कर लेंगे। और आई थिंक सो कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में भी अगर बुक रीडिंग की हो, बिल्कुल, मतलब मेरे एमसीक्यूज गलत हुए थे इसी वजह से हुए थे क्योंकि मैंने बुक रीडिंग नहीं करी। प्रैक्टिस में मैंने बहुत ध्यान दिया था, वो ज़रूरी भी है, बट बुक रीडिंग पे भी ध्यान देना है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बुक्स आपने कौन सी रेफर की? तो इंग्लिश में तो एनसीईआरटी थी, और फिर अकाउंट्स के अंदर टीएस, ओके, और आपके नोट्स थे। ओके, एंड देन इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ने की थी, भैया की बुक थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एंड इंडियन इको में हम लोग ने स्टार्टिंग में हम लोग की थी टीआरजेन, पर उसके अंदर काफ़ी डेटा नहीं था। ओके, पर फिर हम लोग ने एंड में ली थी संदीप कर, तो उससे फिर काफ़ी बेटर हो गया था। उसके अंदर काफ़ी डेटा था और वो काफ़ी एनसीईआरटी से मैच कर रही थी। तो या तो एनसीईआरटी यूज़ की थी या तो संदीप गर्ग यूज़ करो, इंडियन इको में सेम। ओके। एंड इंग्लिश हो गया, आपने अकाउंट्स बता दिए, सारे अपन बता दिए, इको बता दिया, मैथ के अंदर तो आपने एनसीईआरटी एनसीईआरटी किया था, और बीएसटी में एनसीईआरटी। तो जो व्यूअर्स हैं मैं पहले बता देता हूँ कि ये एक फॉर्मल सा इंटरव्यू नहीं हो रहा, जस्ट मैं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या रहा, कैसे रहा, और उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने की, क्योंकि देखो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और चीज़ें नहीं करोगे या सिर्फ पढ़ाई करनी है। कैजुअली भी लेके, थोड़ा सा पढ़ाई को बिल्कुल कैजुअली भी नहीं लेना, और बिल्कुल भी उसको एक होती है सीरियसनेस, एक होती है सिंसियरिटी। सीरियसनेस मतलब बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल चुप रहना, ये होना, और सिंसियरिटी होती है कि हाँ जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई करे, पढ़ाई होनी चाहिए सिंसियरिटी के थ्रू। इंग्लिश में एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग की थी दोनों सब्जेक्ट्स में, और मैथ और इंग्लिश में अरे अभी कौन सा बचा है, इको इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल थी, अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल थी आपकी, ठीक है, और बिजनेस में आपकी एनसीईआरटी थी, बिजनेस ठीक में है, एनसीईआरटी, और मैथ्स में एनसीईआरटी, मैथ्स में जस्ट एनसीईआरटी, और लास्ट में अरिहंत की 10 इयर्स की, अरिहंत के 10 इयर्स। इंग्लिश मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं ली, बाद में मैंने लास्ट में 2 सैम्पल पेपर करे थे लास्ट के लिए। और इकोनॉमिक्स में हमें टीआरजेन दी गई थी, पर मैंने उससे पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने आपके नोट से ही पढ़ाई करी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंडियन इकोनॉमी मैंने संदीप गर्ग से करी थी। उसके बाद मैथ्स में मुझे लगता है कि एनसीईआरटी और अरिहंत, मैंने एनसीईआरटी और अरिहंत से पढ़ाई करी थी, क्वेश्चन बैंक से भी, और उसके मैंने 10 सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए थे, तो फिर ये मैथ्स का था। और अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल और 10 सैम्पल पेपर्स मैंने प्रैक्टिस किए थे अरिहंत के, और बिजनेस स्टडीज़ का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, पर उसमें मतलब उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत कर लिया था, मुझे एंड में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एंड में सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करी थी। बुक्स इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी, और फिर बाद में सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स में मैंने कोई पेपर बैठ के उसमें नहीं किया था, जो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे लिटरेचर के, बस वो पढ़े थे, और आखिर में मैंने 1 या 2 बस स्पीड चेक करने के लिए अपने किया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी मैंने जो संदीप गर्ग से किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बुक थी उससे किया था, और फिर एनसीईआरटी मैंने उसके लिए की थी इंडियन इकोनॉमी के लिए बस, और फिर बाद में सैम्पल पेपर 5-6 लगाए थे मैंने। इसके बाद अकाउंट्स में शुरुआत में टीएस ग्रेवाल करता था, उसके बाद आप जो भी देते थे फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपने भी पढ़ाया था मेरे को, वो चीज़ जो आप देते थे उसको मैं प्रैक्टिस करता था जाके, फिर मैंने सैम्पल पेपर उसमें बाद में करने बहुत सारे चालू किए थे, अकाउंट्स में बहुत सैम्पल पेपर किए थे, तो उसके करने से फिर मेरा सब कुछ अच्छा हो। बुक्स अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी बुक रेफर की थी, साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स में रीडिंग मार ली थी संदीप गर्ग की, थोड़े बहुत क्वेश्चन संदीप गर्ग से किए थे। इंडियन इको में एनसीईआरटी और संदीप गर्ग, इन दोनों को हमने रेफर किया था। बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी, मैथ्स एनसीईआरटी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अरिहंत का जो बुक आती है पास्ट 10 ईयर के आते हैं, उसमें वो चैप्टर वाइज होता है, वो अच्छे से कर हो जाता है उससे, एंड इंग्लिश एनसीईआरटी। क्या एक जनरल एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि
क्या एक बुक काफ़ी है कि अगर मेरे पास चॉइस मिले एक बुक को 5 बार करना है या 5 बुक्स को एक बार करना है, तो क्या आपका इसके ऊपर व्यू है? आई थिंक एक राइट बुक हो जाए तो हमें उसके बाद आगे और करने की जरूरत नहीं क्योंकि है। उस practical- एक बुक को ही ढंग से पढ़ लो, बहुत है। क्योंकि बात सारी ये आती है कि जो 5 बुक्स को रेफर करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, और सिर्फ क्वेश्चन 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 करके वो चीज़ नहीं आती। अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें तो उस केस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जनरली एक बच्चे को अपना कोर्स कब तक एंड कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका इसका क्या व्यू पॉइंट है? मैंने मिड नवंबर किया था। अभी आप एक्सपर्ट हो, आपको बेटर पता है ये कब तक खत्म होना चाहिए। मेरे हिसाब से नवंबर आपका मिड नवंबर हुआ, बाकी और स्टूडेंट्स का भी देखते हैं क्या उनका रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने कमेंट्स इसके ऊपर फिर उसके बाद में रखूंगा। कोर्स मेरा तो दिसंबर लास्ट तक हुआ था और फिर जनवरी से रिवीजन स्टार्ट किया था। ओके ओके, ठीक है। कोर्स मैंने मेरा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मतलब डिफरेंस था कि हाँ, मैंने किस में पहले किया, वो मेरे ख्याल से पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जिस इंसान की जैसी बट स्टिल पोटेंशियल। एक आइडियल क्या रहना चाहिए कि हाँ यार इस मंथ तक तो हो जाना चाहिए, या क्या रहना चाहिए? बोर्ड से कितने महीने पहले तक कवर हो जाना चाहिए आपका? मुझे लगता है नवंबर या दिसंबर तक तो हो ही जाना चाहिए एक बार ओके, अच्छे से course। हाँ, ताकि हमारे पास 2-3 महीने रहे जिसमें हम अपनी रिवीजन इस पे बात कर पाए। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत से बहुत ज़्यादा टॉपर की लिस्ट में रहा हूँ। तो लगभग 20 दिन पहले आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे को अब आ गया है। अब मुझसे अब अगर पूछा जाए तो अब मैं बता सकता हूँ, अब मैं बैठ सकता हूँ कल की तारीख पे पेपर देने के लिए। ओके, और मैं रिवीजन की बात करूँ कि रिवीजन कब से स्टार्ट, मतलब रिवीजन के लिए कितना टाइम होना चाहिए बच्चे के पास? मतलब अगर मैं कहूँ कि लास्ट के 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, कितने रिवीजन रखना चाहिए? क्योंकि एक ट्रेड ऑफ होता है, जैसे हम करते हैं बिजनेस। अब क्या बताऊँ, बिजनेस का पेपर नहीं हुआ मेरा तो मन कर रहा है अभी तो बिजनेस का पेपर ही सबसे ले लूँ। एक बैलेंस होता है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ज़्यादा हो गई तो मिसयूज होगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो काम नहीं होगा। तो एक ट्रेड ऑफ बनाना होता है कि कितनी पढ़ाई करें, कितना टाइम हम कोर्स के लिए दें और कितना टाइम रिवीजन के लिए दें। अगर ज़्यादा कोर्स के लिए टाइम दे दिया, रिवीजन कम होगी, और ज़्यादा रिवीजन के लिए कर दिया, अरे भाई पढ़ाई की नहीं तो रिवाइज क्या करोगे? तो एक बैलेंस बनाना होता है। हाँ, तो उसके लिए 31 दिसंबर बस लास्ट डेट है। 31 मैंने अपनी दिसंबर भी last बनाई date थी, है। बस उसमें जितना उसके बाद सिर्फ रिवीजन। ओके ओके, अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो वो अलग चीज हो जाती है, उसको फिर और क्लियर करना कोई है। बात है, क्योंकि देखो 100% सिलेबस कवरेज दैट इज अ वेरी बहुत फार रीच ड्रीम है कि 100% आता है। मतलब 95% 99% हमारी तरफ से सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बाकी डाउट तो लास्ट मोमेंट तक रहती है। और एग्जाम में भी बिल्कुल परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि जनरली ये रहता है कि अब जो इंटरव्यूज होते हैं कि एक बच्चे के आए 99.8%, ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर आपके कहाँ कटे ये बताओ। अरे भाई वो इंसान है, ये चीज़ दिखाता है वो बंदा इंसान है। अगर 100 में से 100 आते हैं तो भाई वो बहुत एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना? तो कोई ये पूछता है ना आपके 1 नंबर कहाँ कटे, अरे भाई इंसान हूँ, नंबर कट गए, परफेक्ट कंप्यूटर नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? तो दैट शुड बी द थिंग। आई वुड सजेस्ट अक्टूबर या नवंबर तक, नवंबर लास्ट मैं कहूँगा। ओके, तो आप कहें कि अगर नवंबर तक हमारा हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यू आर सेइंग कि हाँ एक 4 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए जिसमें हम सब्जेक्ट्स अगर हम रिवाइज कर पाए। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि रिवीजन आपने कितनी बार की अलग अलग सब्जेक्ट्स में? अगर आप बताना थोड़ा इसमें बताओ क्या रहा आपका? इंग्लिश में तो एक ही बार किया था, 2 बार मतलब क्योंकि- पूरे 7 दिन में 2 बार क्योंकि- सिलेबस खत्म हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि आपने लास्ट में इंग्लिश का रखा हाँ, था, ठीक है। 2 बार लास्ट में हो गया था इंग्लिश Okay. का, फिर उसके बाद अकाउंट्स का था। अकाउंट्स तो 4 से 5 बार या 5 से 6 बार हो गया था रिवीजन, अच्छे से हो ठीक गया है, था अकाउंट्स का okay. तो। और फिर इको का भी 3 से 4 बार हो गया था। हम्म। मैथ्स में 3 बार की थी मैंने एनसीईआरटी, एंड बीएसटी हुआ नहीं था, वरना उसमें भी आखिरी के 10 दिन मिले थे हमें शायद। तो 10 दिन में 3 से 4 बार तो बीएसटी हो ही जाती थी, ठीक है। क्योंकि आप हमने पहले क्योंकि 2 दिन बात सारी ये है, अगर कोई सोचे कि अरे 10 दिन में कैसे 3 बार 4 बार कर सकते हैं, तो उसके लिए एक होता है कि आप समरी नोट्स बनाओ। उस समरी नोट्स को आप एक दिन में एक बार रिवाइज कर सकते हैं, एक बार या 2 दिन में भी एक बार पूरा वो रिवाइज हो जाएगा। और मतलब ऐसी बात नहीं है कि खाली एंड के अंदर रिवीजन की थी, हम लोग ने पहले भी लास्ट जो 10 दिन था उसके पहले भी हम लोग ने 2 से 3 बार खत्म कर दिया सिलेबस कोचिंग के अंदर ही अंदर। बिल्कुल, और फिर अपने आप से भी पढ़ रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। बीएसटी रिवीजन ऐसे कुछ काउंट नहीं किया था, बस करते जा रहे थे स्टिल सैंपल। एक एस्टिमेट कि हाँ इतनी बार तो हाँ रिवाइज हो गया था या कुछ। हाँ, एक बार बुक रिवाइज हुई थी, हाँ। उसके बाद बस सैंपल पेपर्स के रैंडम क्वेश्चंस उठा के करे थे। अच्छा, सैंपल पेपर से किया, दैट्स नाइस।
रिवीजन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सब कुछ रिमेंबर नहीं हो जाता, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे से आ जाते, आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ जाते, आपको तब तक रिवाइज करना चाहिए। तो मेरे को तो मैंने ऐसे कोई बाउंड नहीं किया था ऐसा कि कोई मैं- नंबर, बिल्कुल वो आप सही बात कह रहे हो कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि इतनी बार रिवीजन करेंगे तो 100 नंबर आएंगे, हाँ। इतनी बार करेंगे तो 95 आएंगे। लेकिन स्टिल एक आइडियली अगर हम बोले कि कितनी बार रिवीजन, आपको क्या लगता है कि इतनी बार रिवीजन करें तो हाँ कि कुछ अच्छा हो सकता है? 3 to 4 सब्जेक्ट पे वेरी करता है वो तो। ओके। जैसे मैंने मैथ्स की 2 या 3 बार करी थी रिवीजन मैथ्स लेकिन की, मैथ्स में NCERT अगर की। मैथ्स में 4 बार 5 बार 6 बार होती तो जाके थोड़ा तो और इम्प्रूवमेंट और मिल अच्छा सकती आता, थी। हाँ। और जैसे कि बिजनेस स्टडीज है, उसको आपने शुरू से ही इतना अच्छे से किया कि उसकी अगर एक बार भी रिवीजन हो जाती हाँ। तो भी उसमें अच्छे मार्क्स। हाँ। तो ऑल डिपेंड्स कि आपकी शुरू से कितनी प्रिपरेशन थी, हाँ। एंड सेकेंडली आपने लास्ट मोमेंट में आपने उसको कैसे हैंडल किया, कितने टाइम तक आपकी वो चीज़ रिमेंबर रही आपके माइंड में, ब्रेन में। ठीक है, मैंने वो जो मैंने 20 डेज अभी बताया आपको, उससे पहले मैं 2 बार हर सब्जेक्ट का कर चुका था ओके। रिवीजन। रिवीजन आप कह रहे हो कि कोर्स 2 बार में कर चुका था, हर एक Okay. चैप्टर को मैं 2 बार पढ़ चुका था। और रिवीजन मैंने जनवरी से चालू कर दिया था कि मेरे को जो टॉपिक में डाउट थे तो उसके लिए स्पेशल मैं पढ़ता था, और फिर सैंपल पेपर करने चालू कर दिए थे। तो वो एक रिवीजन के सेंस में ही आती है वो चीज़, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जनवरी से मैंने चालू कर दी। क्योंकि एक चीज़ होती है कि लोग पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए, और एक चीज़ होती है हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। हाँ, अगर एक नॉलेज वाली चीज़ रहेगी ना कि मुझे कुछ सीखना है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्क्स आ जाते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है। रिवीजन का टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछेंगे मैंने कितनी बार की, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार की। क्योंकि मैं, हाँ चलो अभी इको करने का मन है, चलो इको का ये चैप्टर उठा लिया, ये कर लिया। मैंने गिने नहीं सारे चैप्टर मैंने कितनी बार कर लिए। कुछ चैप्टर्स ज़्यादा किए होंगे, कुछ चैप्टर्स कम किए होंगे। तो you're saying कि हाँ, एक कि एक जब तक weightage- सेटिस्फेक्शन खुद को ना आ जाए ना कि हाँ कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा। क्योंकि कुछ चीज़ होती है कि ये चैप्टर तो मैंने एक बार कर लिया, जैसे कि वही बात है बिजनेस स्टडीज़ का क्यों दिमाग में आ रहा है, जैसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट, ये छोटे छोटे चैप्टर एक बार पढ़ लो, आ गया। जैसे स्टाफिंग है, स्टाफिंग का इतना लंबा प्रोसेस है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार करना होगा। तो ये एक अप्रोच भी बहुत बढ़िया है कि जो मुश्किल चैप्टर्स लग रहे हैं उनको 3 बार 4 बार करो, और जो आपको इजी आते हैं ये नहीं उसको छोड़ो, उसको भी एक बार तो करो एटलीस्ट। एक बार करो, इवन मैं कहूँगा 2 बार एक तो बार रिवीजन 2 बार रखो कर ही लो, सब। हाँ 2 बार सबकी रिवीजन रखो, और बाकी सबकी बाकी 3 बार 4 जिसमें- बार 5 बार। हाँ। और कैश फ्लो माना जाता है अकाउंट्स में कि थोड़ा सा ट्रिकी है कि उसमें याद करना है कि ऐसा है वैसा है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, शेयर कैपिटल हो गया उसमें लोगों को confusion, उसको 10 बार 15 बार 18 बार 20 बार, लिटरली बता रहा हूँ, वो मल्टी टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड है। मल्टी टाइम्स रिवीजन क्वेश्चन की नहीं, मल्टी टाइम्स रिवीजन कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्योंकि सारे हमारा कोई सारा क्रक्स आ रहता है कोई कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है। जब तक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे सब इन सब चीज़ों को कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई 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 होती थी या कुछ और भी होता था, थोड़ा बताओ। पढ़ाई तो भैया ऑनेस्टली दिसंबर जनवरी से शुरू हुई है। पढ़ाई के अलावा क्या चीज़ होती थी? पढ़ाई मतलब के अलावा- अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं रह सकता कि, क्योंकि ऐसा मिथ बनाया जाता है कि टॉपर्स जो होते हैं 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, जैसे कि और सब लोगों का भी अब देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक मिथ है ना कि यार इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका, मैं टाइम नहीं पूछूंगा, मैं बोलूँगा कि अगला मेरा क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड होगा, आपके रूटीन से रिलेटेड होगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे कि हाँ ताकि माइंड थोड़ा रिलीफ रहे? मैं क्रिकेट खेलता था, चेस खेलता था, मतलब और स्ट्रीमिंग करता था, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, प्राइम वीडियो चला लिया। तो बात सारी ये है कि सब के सब यहाँ सीरीज वगैरह जो न्यू रिलीज होती थी, मूवीज होती थी, तो सब देखते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा मतलब ये नहीं है साधु बन जाना है तब जाके इतनी तपस्या करोगे तो जाके भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ दर्शन करना बहुत आसान है। पढ़ाई तो मैं खाली 2 घंटे ही करता था दिन में, 2 या 2.5 घंटे। बाकी मोबाइल और गेम। हाँ, तो इससे एक चीज़ मिलती है कि अभी 2 बच्चों की हमारी बात हुई, तो एक चीज़ है कि जो बोलते हैं ना कि अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ के कैसे होता है। ट्रस्ट मी, इतने घंटे जो एक मेंटालिटी बनी हुई है ना, उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे अपने मोबाइल को साइड रख के एक सिंसियर वे में पढ़ोगे ना, वही बात सिंसियरिटी, ठीक है ना, पढ़ोगे तो उस केस में इतने घंटे देने की जरूरत नहीं। अगर कोई 6 घंटे से एक ही पेज पे लगा हुआ है और कोई 2 घंटे में अगर 5 पेज कर लेगा तो 2 घंटे वाला ज़्यादा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करती थी, मेरा जब मन करता था मैं तभी पढ़ती थी। और जैसे मेरे को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने कई डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में भी पार्ट लिया है उसमें। तो फिर मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती थी मैं वो सब करती थी एक्स्ट्रा करिकुलर। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं पर्सनली मेरा क्या रहता है, मैं जैसे कि अलग अलग कोर्सेज
प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ग्लोबल कोर्सेज हो गए, मैं परस्यू कर रहा हूँ। और मेरा पर्सनली पता क्या है, मैं क्योंकि ये बात सामने है कि इंटरेस्ट का एक हैप्पीनेस वाली बात आ जाती है। मेरा क्या रहता है कि मैं कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते 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 एक टाइम मन नहीं करता है, कुछ नहीं होता, तो उसके लिए मेरा ये रहता है कि अगर दिन में 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर आप एक ऐसी चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है ना, तो वो एक तरह से आपके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाती है। मेरे लिए पढ़ाना मैं बताता हूँ, मेरा परसों की बात है, जब बिल्कुल स्टूडेंट्स मतलब परसों की जैसे लॉकडाउन अभी लगा था 2 दिन 3 दिन के लिए, मैं 2 दिन नहीं पढ़ा पाया। मैं बताऊँ इतना मतलब ऐसा लग गया यार क्या हो गया, लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को, मेरे से ना पढ़ाई हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। तो मेरे ये दिन में एक बार अगर मैं नहीं पढ़ाता ना कि यार आधे घंटे के लिए कोई मैं पढ़ाऊँ, तब तक पढ़ा लिया, अब मेरा खुद पढ़ने का फिर मन करता है। तो वही बात है, लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, और दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसमें आपको देने चाहिए। ठीक है, नहीं सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, मतलब बोर्ड का एग्जाम जब से चालू हुआ था। मैं एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने अब तक देखा होगा कि जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई, सबका कह रहा है कि पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें होती थी। वही जैसे लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि जब तक एक चीज़ के लिए हम डेली कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो जिससे खुशी मिलती है, अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो उस केस में पढ़ाई में भी मन नहीं लगे, कुछ भी मन नहीं लगे। अब आप तो बस बोर्ड के एग्जाम जिस डेट से चालू हुए थे उससे पहले तक, मतलब उसके 5-6 दिन पहले तक मैं सारे काम करता था। जैसे कि पढ़ाई से जब मैं बोर हो जाता था, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी थी, तो मैं म्यूजिक सुन लेता था, खेल लेता था। और जैसे हम लोग थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो हमारे वो राम सुखदास जी महाराज जी हैं, उन लोगों के जो भी लेक्चर्स वगैरह होते थे बहुत सपोर्ट करते थे, वो एनकरेज करने में करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आपकी बहुत डाउट्स क्लियर करते हैं, आप कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा आपको कुछ फील होता है कि यार नहीं हो रहा, तो आप मोटिवेट करते हैं, वो मैं करता था, वो चीज मैं करता था। मैं एक बात कहूँगा कि 11th और 12th में मैंने जितनी वेब सीरीज और मूवीज जितनी मैंने देखी हैं उतनी कभी नहीं देखी। 11th 12th में मैंने इतनी देखी हैं, 12th में भी बहुत देखी हैं। इवन Amazon प्राइम पे याद नहीं कौन सी आई थी, पेपर्स के टाइम पे ही आई थी, तो मैंने वो भी बिंज करी थी, बल्कि पूरा सीजन मैंने बिंज करा था। एग्जाम्स से मतलब इंग्लिश के एग्जाम से 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने वो करा था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हो गया, बट पढ़ाई को अगर सही तरह से तुम टाइम दे पा रहे हो, सही तरह से कोर्स कवर हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा था, नहीं। जैसे कि अभी जैसे जुलाई है, तो इस टाइम पे मैं कहूँगा कि हाँ 2-3 घंटे पढ़ लो, चीज़ें समझ लो। जनवरी से मैं सीरियस हुआ था, ठीक है, जनवरी से मैंने एकदम सीरियसली कि हाँ थोड़ा बाहर वगैरह का कम किया, चलो बैठ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, दिन के 6-7 घंटे की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, और फिर इस तरह से हो रहा है। बाकी वरना तो इवन नवंबर दिसंबर में मैं एकदम मजे में था, सीरियसली कहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे वो बात रखना चाहता हूँ कि जो जनरली जितने भी आपने यूट्यूब पे या कहीं भी आपने इंटरव्यू देखेंगे टॉपर्स को, कहते हैं अरे हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, अरे कैसे नंबर आ गए, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं बता रहा हूँ झूठ बोल रहे हो तुम, बिना पढ़ाई के किसी के नंबर नहीं आते, और ज़्यादा पढ़ाई से भी किसी के नंबर नहीं आते। एक एडिक्वेट लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए और एडिक्वेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और ठीक ठाक लेवल की पढ़ाई, उससे आपका आराम से इजीली इतना स्कोर करना हो सकता है। ठीक है, तो अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपका क्या डेली रूटीन रहा, क्या टाइम मैनेजमेंट रहा। मैं एक चीज़ उससे पहले आप आंसर करो, मैं बताता हूँ। देखो टाइम मैनेजमेंट जब भी एक बनाते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट में अच्छा सुबह इतने बजे उठेंगे, पहले इतने घंटे सोएंगे, फिर हम इतने बजे उठेंगे, फिर यहाँ से नहाएंगे, ये करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर मैं यहाँ से यहाँ थोड़ा मैं फ्री रहेगा, ये रहेगा, और लास्ट में जाके बैलेंसिंग फिगर इज़ द पढ़ाई। प्लान किसका बना रहे हैं? पढ़ाई का, और वो पढ़ाई इज़ द बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे हिसाब से एक प्लान ऐसा होना चाहिए, रूटीन ऐसा होना चाहिए कि पहले आप पढ़ाई को एलोकेट करो एंड द बैलेंसिंग फिगर शुड बी योर अदर एक्टिविटीज़ जो कि आप कर रहे हो। तो आपका वैसे क्या रहा कि जो आपका रूटीन रहा, टाइम मैनेजमेंट रहा, एक स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते कि डेली होगा वो मैं भी नहीं फॉलो कर सकता, आप भी नहीं फॉलो कर सकते, कोई भी ऐसा फॉलो नहीं कर सकता कि ये बनाया तो इतने से इतने फॉलो, लेकिन रफली मैं बताऊं कि आपका क्या रहा टाइम मैनेजमेंट। जनवरी से मैंने देखा था कि प्री बोर्ड 1 में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितना मेरे को चाहिए था, फिर मैंने जनवरी से देखा था
कि मेरे को अब से 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं हर दिन, और मतलब या फिर इतने टास्क कंप्लीट करने हैं। Okay. मैं टाइम का तो नहीं देखता था, मैं टास्क का देखता था। जैसे बोल दिया अकाउंट्स के मुझे 3 आसान चैप्टर करने हैं, जैसे रेशियो कर लिया मतलब, और फिर पहले तीसरी बुक के पहले के 3 चैप्टर कर लिए, ठीक है। तो वो कर लिया हम लोग ने। तो अगर जब तक वो खत्म नहीं होता था तब तक मैं फिर फोन यूज नहीं करता था, और जैसे ही वो खत्म हो जाता था उसके बाद जो करना फिर मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था फोन यूज करके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना, ये चीज़ आप सब अप्लाई करो। जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़, ये सब देखने का कोई फायदा नहीं है। एक पेपर लो, पेन लो, नोट करो, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब आप अपने आप को टास्क दो, और टास्क टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए, टॉपिक बेस्ड होना चाहिए कि मेरे को एक टॉपिक करना है, टॉपिक के अकॉर्डिंगली ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो कि अब मैं कुछ बर्गर खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा मंगवाऊंगा, या फ्रेंड से बात करूंगा, चैट करूंगा, या कुछ भी करूंगा, जैसे कि मोबाइल देखना इनका था। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको आप नोट करोगे, बताऊं ये देखोगे, देख के मज़े भी आएंगे, 2 दिन 3 दिन मोटिवेटेड भी रहोगे, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करो। टाइम मैनेजमेंट में ये था कि स्कूल था रोज़ का, फिर उसके बाद होमवर्क्स और ट्यूशन। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब आप अपने आप से ही इतना ऑक्यूपाइड थे कि आप टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज ही हो पाता। मतलब होता है ना कि जैसे मेट्रो में, बस में, भीड़ में लग गए तो वो भीड़ जहाँ ले जाए तो वहीं पे, तो टाइम मैनेज ऑटोमेटिक ही हो रहा था उस केस में। मैंने जैसे बताया कि मैं 7 o'clock घर पहुंचती थी अपने सारी कोचिंग्स करके, तो कई बार मेरे अंदर कैपेसिटी होती थी कि मैं और पढूं तो मैं पढ़ती थी, और जब नहीं होती थी मैं नहीं पढ़ती थी। और जैसे जब मेरे को टाइम मिलता था, मैं संडे को या जब भी जैसे कई दिन की छुट्टी हो गई तो मैं उनमें फिर पढ़ा करती थी। ओके। ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइम रूटीन मैंने नहीं, क्योंकि वो सारी बात आती है कि हम टॉपिक वाइज की गोल्स जो होते हैं कभी भी टाइम बाउंड नहीं होने चाहिए, हमेशा एक टॉपिक वाइज अगर हम एक रखें तो वो एक ज़्यादा बेटर चीज़ रहती है। ठीक है। डेली रूटीन वो सुबह उठो, फिर एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता था जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो मैं ब्लेसिंग्स जरूर लेता था पेरेंट्स की अपनी। वो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जब तक हमारे साथ अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग नहीं रहेंगी, तब तक लाइफ में सक्सेसफुल इवन हो भी जाओ, पहली बात तो होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हो भी जाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं पर्सनली बताता हूँ, जब मैंने अपनी 12th की थी आज से 5 साल पहले, मेरे मैथ्स के टीचर के लिए थोड़ी ना मेरा डाउट था, यार इनको कराना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब एक डाउट वाली चीज़ आ गई थी। और पर्सनली मेरे अकाउंट्स में मेरे 95 थे, इकोनॉमिक्स में 95 थे, बिजनेस में 95 थे, एंड मैथ्स में मेरी थोड़ी सी निष्ठा अपने टीचर के लिए नहीं थी। पर वो निष्ठा जब नहीं होती ना गुरु के लिए, क्योंकि गुरु का एक ऐसा चीज़ होती है कि वो चीज़ होनी चाहिए, और गुरु के ऊपर पूरा विश्वास होगा तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है। और वो इतना विश्वास नहीं था, मेरे पर्सनली 86 मार्क्स आए, और वो भी मैं उनसे मिलने गया था। मैंने कहा सर मैंने उनके सामने अपना बात मैंने की कि सर देखो ये चीज़ मैंने सोची थी, ये था। देन ही हग मी और बात हुई कि हाँ, कि उसके बाद से ये चीज़ सीखने को मुझे मिली पर्सनली कि हाँ किसी से भी सीखो उसके बारे में, अगर लग रहा है यार ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, एक मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गुरु हमेशा सही होगा, लेकिन उस बात को देखना कि अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो गलत करा रहा है, ये करा रहा है, उसको बार बार गलत पता है, ठीक है यार वो भी इंसान है, वो भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से अपने आप उसको करेक्ट करो, चीज़ करो, लेकिन बार वो चीज़ रखना करना वो खुद में कमी वाली बात हो जाती है। तो ये मैं थोड़ी चीज़ बताऊँ। तो उसके बाद स्कूल जाना, ब्लेसिंग क्लीन, अब वो सब करके स्कूल जाना, फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन, फिर ट्यूशन के बाद ट्यूशन से आने के बाद का जो टाइम था वो मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाता था। मैं जो भी अपना करता था थोड़ा स्पिरिचुअल करता था, मैं वर्कआउट और रिचुअल्स करता था। उसके बाद मैं सिर्फ पढ़ता था। वो मेरा जो है वो शुरुआत से लेकर एंड तक वही मेरा पढ़ाई का जो टाइम है, उतने घंटे 3 घंटे 3 से 4 घंटे मेरे शुरुआत से लेकर एंड तक रहते। ज्यादा हो गया, कम नहीं होते थे, 1-2 दिन हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे कम नहीं होते थे। वो मैंने शुरुआत से रखे थे। वो फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि मैं बहुत ज्यादा 12-13 घंटे ऐसे पढ़ूं। वो पहली बात तो उतनी रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट डेली रूटीन तो कोई फिक्स है नहीं मेरा, जब जो मन करता है वो कर लेता हूँ। तो अब बस ये है कि हाँ पढ़ना है, एक अपने आप से भी आता था, बाकी घर पे भी बोलते थे, आप भी बोलते थे, तो इसका हाँ मतलब घर पे सब बोलते भी हैं, एक खुद भी अंदर से होता है कि अब एक गोल सेट किया है, तो मुझे भी पता है कि वो गोल बैठे बैठे तो नहीं आएगा। सिर्फ मैं सीरीज देखने बैठूंगा तो सिर्फ सीरीज देखने से मेरे वो परसेंटेज नहीं आएंगे। मुझे पढ़ना भी है, मुझे पता है मेरा किस सब्जेक्ट में कम है, उस सब्जेक्ट में मुझे ध्यान भी देना है। तो एज लॉन्ग एज हमें वो अपने बारे में पता है और साथ में एक्शन भी हो रहा है।
एग्जैक्टली मुझे पता है मुझे इसमें ध्यान देना है और मैं उसमें लगाने को तैयार भी हूँ और मैं लगा भी रहा हूँ। क्योंकि जनरली बच्चों का रहता है, अरे हमारे यहाँ पे 5 चैप्टर का टेस्ट था, 5 चैप्टर का टेस्ट था 50 मार्क्स का, मैं तो एक चैप्टर कर गया तो भी मेरे 9 नंबर आ गए। अरे भाई तो क्या 9 नंबर आ गए? आई मीन ये जो मेंटालिटी होती है बहुत गलत है कि मैंने देखा, मैंने तो एक चैप्टर किया 10-10 मार्क्स का आया था, मेरे तो 10 में से 9 आए हैं। वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोर्ड में भी तुम ये कहोगे कि मैंने तो आधा सिलेबस करके गया था, मेरे तो 48 आ गए। अरे भाई वो तो तुम्हें पता है ना, दुनिया को क्या पता, वो तो ये देखेगी 100 में से तुम्हारे 48 आए। तो ये पहली बात ये जो है ना, अरे मैं और पढ़ लेता ना। और पेरेंट्स का भी जनरली ये रहता है कि अरे हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बस थोड़ा पढ़ता नहीं है। अरे भाई वो तो पढ़ेगा तो हर कोई पास होगा, गधे को भी बैठ के उसको पढ़ाओगे वो भी पढ़ेगा यार। एफर्ट डालने खुद पढ़ेंगे, जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं होंगे, एक अच्छा गाइड नहीं होगा, तब तक इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा जो रहेगा आपके लिए दैट विल बी कि आपका क्या मानना है सैम्पल पेपर्स के बारे में, और सैम्पल पेपर्स अगर करें तो कितने काफ़ी रहेंगे? सैम्पल पेपर सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। जैसे अगर आपको टाइम लिमिट सेट करनी है तो मेरे हिसाब से खाली अकाउंट्स और मैथ्स के सैम्पल पेपर टाइम लिमिट सेट करके करने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स, बीएसटी और इंग्लिश तीनों टाइम से पहले हो जाते हैं, आधे घंटे पहले हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सैम्पल पेपर करने टाइम लिमिट सेट करके तो अकाउंट्स और मैथ्स का करो, और फिर बाकी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर इंक्लूडेड होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर उसके अंदर भैया ने हम लोग को क्लास में कराते थे, तो आप भी रिवॉर्ड सिस्टम रखते थे कि इसका आंसर जो देगा उसको ऐसे चॉकलेट मिलेगी या वो होगा, तो उससे भी काफी मोटिवेशन मिलता था कि इसका आंसर देंगे तो अब ये होगा। गुड। सैम्पल पेपर्स इंग्लिश में तो 1 या 2 इनफ है, लास्ट में पूरा पेपर सॉल्व करना है टाइम लगा के। और मैथ्स में तो जितने कर सकते हैं कर दो। अच्छा, हाँ बाकी बिल्कुल। मैंने तो थोड़े बहुत ही किए थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और बात नहीं। अकाउंट्स में मैंने तो सॉल्व नहीं किया था, वैसे थोड़े बहुत करने चाहिए। देखो Time बात management सारी के लिए। ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं हो रही कि मैंने इन्हें स्क्रिप्ट पकड़ाई है, चलो आपको ये बोलना है वो बोलना है। बात सारी ये है, जो भी बात हो रही है सामने, क्वेश्चंस सामने मैंने रखे हुए हैं और वही क्वेश्चंस मैं पूछते जा रहा हूँ, और ऑन द स्पॉट जो है, जो रियलिटी है वही सामने रख रही है। नहीं कि चल तू ये बोलियो वो ये बोलियो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रखना चाहता हूँ कि हाँ इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता। ठीक है। इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से 2 या 3 ही बहुत है सैम्पल पेपर्स। बाकी अकाउंट्स और मैथ्स में अगर 10 कर लें तो सही रहता है, अकाउंट्स मैथ्स में 10 कर लें। ओके। और बिजनेस स्टडीज़ में जैसे मैंने तो नहीं किए थे इतने सैम्पल पेपर, मुझे बहुत बट स्टिल अगर मौका मिलता तो कितने करते कि लगता हाँ अब ठीक है? 5 to 6 कर लेने चाहिए। सैम्पल पेपर मैं सिर्फ बोर्ड के रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ बोर्ड के पेपर हो, बोर्ड के पेपर्स हो, बोर्ड के पास्ट ईयर। बोर्ड के पास्ट ईयर कम से कम 5 साल के। ओके। कम से कम, अगर नहीं हो तो कम से कम 5 साल के। आप ज्यादा कर लो, 10 साल के कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैटर्न इतना चेंज होता है, सिलेबस इतना चेंज सही बात है, रेलेवेंट नहीं रहता अगर हम 5 साल का ही बोलूंगा कि 5 साल के पिछले तो बहुत हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। सैम्पल पेपर सब्जेक्ट वाइज मैटर करता है। जैसे इंग्लिश में मैंने अभी बताया, एक सैम्पल पेपर करा था मैंने, वो भी बहुत था, जस्ट टाइम देखने के लिए। मैथ्स में जितने कर सकते हो उतने कर लो, अकाउंट्स में भी मतलब 8-10 कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे ही कर लो, क्योंकि अकाउंट्स में क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं, उस एक कंसेप्ट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैथ्स में फिर भी थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है, लेकिन अकाउंट्स में उस तरह से नहीं होता है। बाकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ में तो पहली बार तो मुझे सैम्पल पेपर करने का मौका ही नहीं मिला, और इकोनॉमिक्स में मैंने आई थिंक 3-4 किए होंगे, वो भी ऊपर से बस रीड करे थे। बात सारी यहाँ पे ना वो चीज़ आ जाती है, सैम्पल पेपर मैं जनरली ऐसा मानता हूँ कि मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था, मैंने इंग्लिश में जस्ट मतलब ऐसा ट्राई करना नहीं चाहिए किसी को, बट मैंने तो लास्ट के मैंने 1 हफ्ते तैयारी की थी इंग्लिश की। उससे पहले मेरे को चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता थे और मार्क्स भी बेकार आए, सिंपल। बिजनेस स्टडीज़ मेरा लास्ट का 1 महीना, मैं बता रहा हूँ, मैंने 14 घंटे दिए थे। मैंने एक भी चीज़, मतलब एक होता है ना कि बुक खोल के भी देखना, मैंने पूरे साल नहीं किया था, लेकिन लास्ट के 1 महीने मैंने कहा अकाउंट्स अच्छी लगती है, इको अच्छी लगती है, ये 2 ही करते जाओ, मेरा ये मन था। और बिजनेस स्टडीज़ में मेरा था ही नहीं, लेकिन यार परसेंटेज लानी है, इन 2 में 95, 95, 98 ऐसे कुछ भी बनेंगे, बिजनेस में 50-60। मैंने कहा चलो इसे मेहनत कर लेते हैं। तो लास्ट के 1 महीने मैंने एक जगह मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ऑल्दो देखो ना, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी पढ़ो,
कोई ना कोई आपको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने जहाँ बिजनेस स्टडीज़ ज्वाइन किया, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम, बट उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन उन्होंने ना इतना डाटा, इतना सुनाया कि अंदर से मन कर गया यार पढ़ना है। ऑल्दो मैंने कुछ सीखा नहीं वहाँ से, लाइक जो पढ़ाते थे मुझे कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन उन्होंने इतनी डांट मारते थे हमें, इवन बहुत ज़्यादा सुनाते थे, इवन गालियाँ देते थे वो कि अरे तुम तो ये हो वो, इवन लड़कियों को गालियाँ देते थे। तब जाके इतना आया ना कि यार अब तो कुछ करके दिखाना है मुझे। एंड देन ऑल्सो आई स्कोर्ड 95 बाय स्टडिंग इन लास्ट 1 मंथ, लेकिन वो मेरा 14-14, 15-15 घंटे का आउटपुट मैंने निकाला अपने फ्रेंड के साथ, मैंने वो बैठ के मैंने किया, और तब जाके मेरा वो आउटपुट अच्छा निकल के आया। तो पहली बात तो लास्ट डे पर वो चीज़ छोड़ना, वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक रहती है। अगला क्वेश्चन मेरा जो रहेगा कि अगर जब पढ़ाई का मन नहीं करता था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हम सब इंसान हैं और कोई ऐसा नहीं बोल सकता मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरा तो हमेशा पढ़ने का मन करता, दैट इज़ एन इम्पॉसिबल थिंग। जब मन नहीं करता था पढ़ने का, तो उस टाइम पे क्या करते थे कि हाँ चलो अभी के लिए थोड़ा ब्रेक ले लिया, ये कर लिया, तो उसको वापस ट्रैक पे कैसे लाते थे या कैसे होता था ये जैसे चीज़? शाम का 7-7:30 बजे होता था, तब तो मैं ईयरफोन्स डाल गाने सुन के नीचे चले जाता था वॉक के लिए। आधा घंटा वॉक करके आ गए, फिर मन कर देता था पढ़ाई करने का, मस्त वेदर भी होता था फेवरेट टाइप का, तो फिर आके फिर पढ़ लेते थे। तो मेन चीज़ मैं इसमें लगाऊंगा, 11th में हम एक चीज़ पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ। कि अगर हम बार बार कोई चीज़ करेंगे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो एक खुशी, एक मतलब वो तो पता है यार मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा, मोटिवेशन रहती है, लेकिन बार करके ना उस चीज़ से हमारी जो मैं कहूँगा यूटिलिटी हमारी डिमिनिश होती रहती है। तो यूटिलिटी जब डिमिनिश होती रहती है, उस यूटिलिटी को फिर से लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजनेस स्टडीज में हमने एक चीज़ पढ़ी है, दैट इज फैटिग स्टडी, कि हाँ एक वर्कर को मतलब एक वर्कर को टाइम दो कि हाँ कितने टाइम बाद उसे ब्रेक देना चाहिए, और अगर ब्रेक देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा उसका, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। चलो आपकी बिजनेस स्टडीज आपने अच्छी पढ़ी, इससे थोड़ा पता चल गया, आपने फैटिग स्टडी की भी की है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेना इज अ मस्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरे आज तो 8 घंटे पढ़ूंगा, दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। गोल शुड बी स्मार्ट, दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी टाइम आउट, अचीवेबल, दे शुड बी रेलेवेंट, दे शुड बी टाइम आउट। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सब बिजनेस स्टडीज का पढ़ा हुआ, मुझे लग रहा है कि अब टेस्ट ही ना ले लूँ मैं आगे वाले बच्चों से कि हाँ पेपर तो नहीं दिया, चलो मैं टेस्ट ही तुम्हारा यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। पढ़ाई का मन नहीं करता तो टीवी वगैरह देख लेता था, या फिर अगर एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता था तो दूसरे सब्जेक्ट कर लेता था। जब पढ़ाई का मन नहीं करता तो फिर मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करती थी। हाँ वो चीज़ आपकी रहती थी कि ये कर लिया कि वही ठीक है इसमें ठीक है। हाँ मैं सीधा अपनी माँ के पास चला जाता था, उनके पास बैठता और वो जो भी बोलती थी उस वक्त तो कभी कभार बहुत गुस्सा आता था कि क्या हर बार कोई फ्रेश मूड फ्रेश करने के लिए बैठो तो वही चालू हो गए कि ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे, लेकिन अब पता चलता है कि वो जो बोलती थी कि अब क्या फायदा हुआ उस बात। सही बात है। मैं यहाँ पे स्टीव जॉब्स का लाना चाहता हूँ एक बात कि स्टीव जॉब्स जब कॉलेज में थे तो उन्हें कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता था, तो उन्होंने एक क्लास ज्वाइन की, मतलब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन कॉलेज में कुछ फ्री क्लासेस होती थी, उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की। कैलीग्राफी मतलब कि अच्छी मतलब अलग अलग शेप्स में राइटिंग वगैरह ये सब चीज़ होती थी, तो उन्होंने वो क्लासेस ज्वाइन की और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा। और वो चीज़ करने का उन्हें उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं मिला, उन्हें लगता अरे ये तो फालतू में चीज़ थी, ये क्या सीखी मैंने, क्या करा मैंने। और उन्होंने जब उससे 10 साल बाद जाके अपनी एप्पल कंपनी स्टार्ट की स्टीव जॉब्स ने, तब उन्होंने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो भी एक सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं अपनी कैलीग्राफी का यूज़ अपने कंप्यूटर्स में करूँगा, जो आजकल हम फ़ोन में हो गए या लैपटॉप्स में हो गए या विंडोज़ में भी इवन जो हम फॉन्ट देखते हैं वो सब एप्पल की देन है। उसने वो चीज़ सीखी जो चीज़ उस टाइम हो रही होती है, हमें नहीं पता चलता अरे ये तो बेकार है ये है, लेकिन हम आज में रह के फ्यूचर में कहाँ काम आएगा वो नहीं बता सकते, लेकिन फ्यूचर में रह के कहाँ वो डॉट्स, पास्ट वाले डॉट्स आज कनेक्ट होते हैं, वो फ्यूचर में आके पता चलता है। तो वो चीज़ हमें पेशेंस रहना चाहिए कि हमें एफर्ट्स अपने करते रहोगे, बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ थी। एंड मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप लाइक अपने पेरेंट्स से इतना जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, और वो चीज़ होनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि अपने मन को जितना आप शांत करोगे ना, शांत रखोगे, एंड शांत रखने का मैं जो पर्सनली करता हूँ, मतलब दिन में जब भी मुझे थोड़ा लगता है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आई जस्ट सिट, आई क्लोज माई आइज और सोचता हूँ कि हाँ लाइक आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में सोचता हूँ। मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ और चैंटिंग करता हूँ,
आई प्रे टू गॉड, आई आस्क हिम कि हाँ यार सबका थोड़ा अच्छा हो करे, और मुझे 15 मिनट 20 मिनट में देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ करना है, तो वो एक चीज़ अच्छी रहती है। और वो चीज़ मैं कहूँगा सब बच्चों को, इवन चलो आप ईश्वर में नहीं मानते, कुछ भी ऐसा है कुछ, लेकिन हाँ 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि हाँ आज के डेट में, क्योंकि हम आज चल रहे होते हैं ना, या तो हम पुराना सोच रहे होते हैं, अरे ये किया वो किया अब क्या हो गया, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में कोई नहीं जीता, तो अपने माइंड स्टेट को लाना कि प्रेजेंट में लाना, वो आपको दिन में कम से 1 बार 2 बार वो लाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उस चीज पे और एफर्ट्स लगाएं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट्स अ वेरी नाइस टर्म, एग्जैक्टली। जब पढ़ाई का मन नहीं करता था तो पहली बार तो बुक साइड में, क्योंकि अब जब मन नहीं कर रहा है ना तो नहीं पढ़ा जाएगा, जबरदस्ती पढ़ूंगा तो फिर वो दिमाग में मेरी बैठेगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं ब्रेक लेता था, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाता था, कभी सोशल मीडिया पे चला गया, इंस्टा वगैरह चला लिया, कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कुछ भी मतलब एंटरटेनमेंट का कुछ भी कर लिया। तो इस तरह से रहता था, थोड़ा रिलैक्स करते थे। ठीक है, एक घंटा का ब्रेक लिया, फिर चलो अब वापस से पढ़ाई पे आ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन हमने कहा कि आज तो पूरा दिन ही मन नहीं है, तब तो थोड़ा सा अपने आप को लगाते थे जोर लगा के, ये दिन नहीं खराब करना है। वो चीज़ बिल्कुल गलत रहती है कि मन नहीं करा तो वो तो पूरे दिन वाली वो चीज़ गलत रहती है। Exactly. बोर्ड का प्रेशर रहा आपको लगा कि हाँ बोर्ड का कुछ प्रेशर है? ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शुरुआत से पढ़ रहे थे। जैसे 70%, अगर आप मेरे हिसाब से 70% हम लोग का सिलेबस 100 में से 70% जो किया था, अगर उससे 70% मतलब हम लोग रिटेन कर पाते हैं नवंबर मिड तक, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। तो देखो अब ये बताएं, वीडियो देखने के बाद ना कोई नीचे कमेंट करेगा अरे झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है बोर्ड का। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे, अगर आपको लग रहा है हाँ यार ये चीज़ आ रही है, तो प्रेशर लास्ट में बिल्डअप नहीं होता। बिल्डअप उसका होगा जिसने पूरे साल कुछ नहीं किया, या इवन लास्ट में भी कुछ नहीं किया, तो जाके वो 2 दिन पहले वो तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा। तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है जो कि जनरली मतलब इंटरव्यू, अरे मेरे पास तो बहुत प्रेशर था, कैसे करूँ क्या करूँ, ये ना नाटक होते हैं टॉपर्स। मैं पर्सनली मतलब बोलते हुए मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा है कि मैं बोलूँ, बट जो ऑनेस्ट वाली बात है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, शो करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ वही जो ऑनेस्ट चीज़ है। बोर्ड प्रेशर मतलब शुरुआत से पढ़ा था तो फिर इतना ज़्यादा था नहीं, लास्ट में जो थोड़ा बहुत था वो तो होता है, ये सब कुछ होता है, वो तो था। ठीक है, मतलब आपको लगा थोड़ा सा बोर्ड प्रेशर था, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अब ये तो कहीं और सेंटर जा रहे हैं, कहीं और चेक होगी कॉपी, ये चीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं माइंड में लगा। क्योंकि बात सारी होती है, अगर हम अपने इंटरनल चीज़ों को हम अच्छे से कर ले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, जो मतलब जो नॉर्मल एग्जाम का प्रेशर होता है वैसा ही था, ऐसे अलग नॉर्मल एग्जाम का प्रेशर जैसे होता है वही था। ठीक है, मुझे और किसी सब्जेक्ट में इतना प्रेशर नहीं था जितना मुझे मैथ्स में था। मुझे मैं सब में बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बोर्ड के दिन। मतलब मैं तो रोई भी थी कि भाई अब तो क्या ही होगा, बोर्ड में बहुत टेंशन हो रही थी। बट आई थिंक नहीं लेना चाहिए मेरे को। मैंने ये गलती, मैं से अपनी गलती मानती हूँ, मैंने जो प्रेशर लिया, क्योंकि बोर्ड में मुझे जब मैं घर आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कई क्वेश्चंस आते थे जो मैं छोड़ के आई थी। 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने प्रोबेबिलिटी के छोड़े थे। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि इसमें जैसे बेस थ्योरम लगेगा या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, लेकिन घर आके जब मैं थोड़ा मेरा शांत हुआ तो मैंने जाके देखा तो मुझसे हुए। क्योंकि बात सारी ये आती है कि अगर आप पहले से ही प्रेशर बना के रख लोगे, पहले से ही आप अज्यूम करके चलोगे, जैसे बिजनेस स्टडीज़ में एक चीज़ होती है हमारी जिसमें क्या टर्म होता था, पहले से अजम्पशन बना के चल लेते हैं, क्या कोई बताओ? अरे बोलो। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, ये बहुत बढ़िया टर्म आया है कि प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन पहले से कर, अरे ये तो पेपर मुश्किल ही आना है, मुझे तो आना ही नहीं। तो पहले अगर आप मन से ही हार जाओगे ना, मन से ही पहले आप हार मान लोगे, तो उस केस में आप आधी बैटल वहीं पे आप हार गए। अगर आप लेकिन मन से स्ट्रांग हो तो उस केस में वो थोड़ा सा इफेक्ट देता है। और बोर्ड्स में जनरली देखा जाता है कि मॉडरेशन पॉलिसी होती है, उससे क्या होगा, थोड़ी सी अपवर्ड रिवैल्यूएशन आपके मार्क्स की जाती है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फेल वो होता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जिसने पूरे साल इतने पेपर किया, आपने पूरे साल पढ़ाई की, तो वो तो बिल्कुल रिजल्ट आना था, वो तो नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलर स्टडी आप करेंगे तो प्रेशर आप पे इतना आएगा नहीं। आपको अगर प्रेशर होगा तो बस इस चीज़ का होगा कि जब आप पेपर देने बैठेंगे कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, मैं उसे कितना अच्छे से कर पाऊंगा, आपके पास ये प्रेशर होगा। पेपर देने के बाद अगर आपके शुरू से रेगुलर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले, मैंने कैसा पेपर दिया है। तो
मैं हमें रूटीन में रहा हूँ। मैं ऐसा कोई, मैं कह रहा हूँ मैं बोर्ड के पेपर में मैंने ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लिया नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लग गया हूँ, कि मेरी नींद मैंने अपनी खराब कर दी है, कि खाना पीना छोड़ दिया। एग्जैक्टली वो मैं चीज़ बिल्कुल होनी वैसी चाहिए, normal रहा क्योंकि हूँ। मैं बताता हूँ बोर्ड के टाइम पे एक अच्छा पॉइंट इससे मुझे भी ध्यान आया कि अगर हम अपनी स्लीप साइकिल को भी थोड़ा ठीक रखें और अच्छी नींद लें, अच्छी नींद का मतलब एटलीस्ट 6 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स भी अगर मैं बोलूँ 6 to 8 आवर्स तो एटलीस्ट मिनिमम इतनी होगी, तो जाके ही हमारे जो दिन में काम कर पाएंगे वो कर पाएंगे। स्लीप हमारी अच्छी होनी चाहिए और खाना रेगुलर, क्योंकि वो पढ़ाई के मूड में ऐसा होता है कि खाना हम भूल जाते हैं हाँ। और वो चीज़ होती है कि मम्मी हो गए, पापा हो गए, अब खाने का टाइम होगा, ये हो गया, वो चीज़ सच में सुध बुध वो छूट जाती है, तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। बोर्ड का प्रेशर जैसे कि पहले भी बोला है, एज लॉन्ग एज पूरे साल एक रेगुलर स्टडी रही है, ढंग से मतलब पढ़ा है, टाइम की बात नहीं हो रही है, एक एक्चुअली समझा है चीज़ों को, तब तक इतनी कोई टेंशन नहीं होती। हाँ ये होता है कि चलो एग्जाम में क्या आएगा, बट कोई वो प्रेशर नहीं होता है, हाँ ठीक है हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन हमने करा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, और जब तक वो कॉन्फिडेंस होता है वो प्रेशर नहीं आता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगली चीज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बताओ। हर एक पेपर नीट होना चाहिए, इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा। अच्छा मैंने उनकी अमन दत्तरवाल की वीडियो देखी थी और हमारे स्कूल के टीचर्स ने बताया था। अच्छा, और अकाउंट्स वगैरह में भी सीधी लाइन वगैरह अगर नहीं खींचनी आती तो स्केल का यूज़ करना है। स्केल का यूज़ करना चाहिए। अगर स्केल का यूज़ ना करें, आपने वैसे स्केल का यूज़ किया था नहीं किया था? मैंने किया था, पर अगर शुरुआत से प्रैक्टिस करें बिना स्केल के तो फिर सही है। तो बिना स्केल के भी मतलब कि अगर ले, अभी मैं अगले जो पर्सन को बुलाने वाला हूँ उन्होंने बिना स्केल के प्रिपरेशन की है, मतलब बिना स्केल के उन्होंने कोई अकाउंट्स में ऐसे मतलब आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्केल बनाया, आधे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने स्केल का यूज़ नहीं किया। तो स्केल का यूज़ करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्केल नहीं यूज़ करने से क्या होता है, आपका थोड़ा सा टाइम कम लगता है एग्जाम में, रिविजन के लिए आपको ज़्यादा टाइम बच जाता है। मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स वैसे बहुत पुअर रहे हैं स्टार्टिंग से। मुझे हमेशा स्कूल में बोला गया कि अपनी प्रेजेंटेशन सुधारो। फिर मैंने बोर्ड तक ट्राई भी किया था, मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट करी। स्पेशली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश हुआ, इनके अंदर हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये इनके जैसे हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हमारे इतने ही आएंगे, उसमें घटते बढ़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं मैथ्स और अकाउंट्स में हम लोग फिर भी हम श्योर हो सकते हैं कि हमारे इतने आएंगे, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहता हूँ उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि नीट एंड क्लीन वर्क हो हमारा। ओके, मैं प्रेजेंटेशन पे मैंने ध्यान दिया था, एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन मैंने इसको समझा था कि तो जो भी जैसा होता था पॉइंट्स पे जिनके आंसर लिख के आने थे, तो पहले मैं ऊपर हेडिंग डाल के उनको डिस्क्राइब नहीं, उनका सिर्फ नाम लिख देता था एरो बना के, और फिर नीचे डिस्क्राइब करता था। और बहुत साफ राइटिंग मेरी ठीक रही है, मतलब पहले से साफ ज़्यादा कट वगैरह नहीं, अगर होता सिंगल कट करके। और अकाउंट्स में मैंने जैसे आपके संग था तो आपने सिखाया था कि बिना स्केल के यूज करना है ना, तो नहीं स्केल का मैं बताऊं, जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, शेयर कैपिटल का हुआ या एडमिशन का क्वेश्चन हुआ या फिर आपका जो कैश फ्लो के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने स्केल का यूज किया। बाकी किसी में इतना यूज लगा नहीं, क्योंकि 3-4 लाइन वो खींचनी होती थी, इतना कोई यूज लगा नहीं स्केल खींचने का, फालतू टाइम वेस्ट होता था उसमें। तो उसको मैंने किया तो मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, वो आप करते तो प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ बिल्कुल, दैट्स अ नाइस थिंग। प्रेजेंटेशन मैं कहूँगा जैसे कि इंग्लिश में नोट मेकिंग का एक प्रेजेंटेशन स्किल होती है, उसको सीखो, उससे मार्क्स स्कोर होते हैं। आर्टिकल लिखते हैं हम, एक अच्छी हैंडराइटिंग रखो, काटना भी है तो 1 या 2 लाइन लगा के काटो, वो पूरे गोले नहीं बनाओ। अब अकाउंट्स में मैंने स्केल नहीं यूज़ किया था, क्योंकि 11th से ही आपने कहा था कि स्केल मत यूज़ करो, तो मैंने शुरू से ही अपना हाथ से ही लाइन खींचनी शुरू कर दी। पहले टेढ़ी होती थी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस हुई सीधा भी आता था, बिल्कुल स्केल की तरह आती थी, बल्कि इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। बाकी मैथ्स में इतना प्रेजेंटेशन का कुछ है नहीं। इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स नहीं तो पैरा पॉइंट्स में लिखो, इस तरह से सेम बिजनेस स्टडीज। ओके, अगली चीज़ रहेगी कि क्या आप मानते हैं कि मैंने एक ये गलती की, अगर ये गलती नहीं होती ना, मैं सच बता रहा हूँ, इससे थोड़े एक्स्ट्रा आ पाते, तो अगर वो एक गलती, 2 गलती, जो भी आपको लगा, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये गलती आपके जूनियर्स ने की, जो जनवरी 1 से की थी, अगर वो 10 दिसंबर से शुरुआत कर देता पढ़ाई शायद से, 10 दिसंबर से, अगर प्री बोर्ड 1 पे मैं इतना ध्यान नहीं देता कि इसके अंदर मार्क्स लाने हैं, बल्कि बोर्ड पे ध्यान देता जो मेन गोल है, ना कि प्री बोर्ड 1 पे, तो मेरे हिसाब से मेरे 2-3% और ज्यादा आ सकते थे। बस लास्ट में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना और एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश नहीं करनी, बस ये। तो हाँ कि एक टाइम पे एक चीज़ करे, फोकस रहे, तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी।
मेरी एक्चुअली मिस्टेक मेन मैथ्स में ही रही। मैंने उसमें बहुत प्रेशर ले लिया अपने बोर्ड के डे, और इसी वजह से मैंने कई क्वेश्चंस में मतलब मैंने क्वेश्चंस भी छोड़ दिए कि मुझे ये नहीं आता है। घर जाके मैंने देखा कि मुझे वो आते हैं। तो इस मिस्टेक से हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, जितना आता हो कम से कम उसको करो, क्योंकि बोर्ड्स में हमें स्टेप मार्किंग मिलती है। स्टेप मार्किंग से हमारे मार्क्स जो हमें लग रहा होगा कि मान लो अगर किसी के 80-85 लग रहे होते हैं, वो 90-95 में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक चीज़ रहेगी, पेपर पूरा हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक। बस अकाउंट्स का थोड़ा है कि अगर थोड़ा और शुरुआत से और लग जाता है, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लगाऊं, मतलब पहले अकाउंट्स में थोड़ा होपलेस हो गया था मैं एक बार, जो पहला यूटी देख के, तो मैंने इतना कोई ध्यान दिया नहीं कि अब क्या होगा। अगर मैं उस वक्त होप नहीं रखता, मैं उस वक्त एक स्टेबल, तो फिर और अच्छा इससे मैं परसेंटेज स्कोर कर पाया। तो बस ये मिस्टेक मेरे को लग रही है, बाकी तो है कि शुरू से करना चाहिए। हाँ, शुरू से वही बात है कि कंसिस्टेंट एफर्ट शुरू से, मतलब सबका एक कॉमन, मैं कहूँगा एक चीज़ निकल के आ रही है कि अगर शुरू से एफर्ट्स लगाते तो एक अब चीज़। बाकी सब्जेक्ट है मेरे सब 95 से ऊपर स्कोर हुआ है, बस एक अकाउंट्स में मेरा 95 से कम है। तो बस उसमें वही चीज लग रही है मेरे को कि अगर वो उसमें भी मैं करता ना तो वो भी अच्छा जाता, मेरा 99-98 वैसे जाता। गलती मैं कहूँगा, मैंने अकाउंट्स की बुक रीडिंग नहीं करी। इवन मैं कहूँगा हर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, बुक रीडिंग अच्छे से करो, 1 बार 2 बार 3 बार करो, ताकि एक एक चीज़ ना आपको दिमाग में आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में बुक रीडिंग ही हेल्प करे। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर आपके जूनियर्स के लिए क्या थोड़ा टिप रहेगा कि हाँ कि ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, कि कुछ भी आपको क्या कहना है कि लाइक आपको जूनियर्स को? यूनिवर्स को क्या कहना है, मजे करो नवंबर तक, उसके बाद पढ़ाई है। जूनियर्स के लिए कि अब एनसीईआरटी के सब लाइंस उठा के देते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रही है हर सब्जेक्ट की, तो उससे क्या होगा कि हाँ जहाँ मार्क्स आपके डिडक्ट हुए तो एक वो चीज़ थोड़ी रह जाएगी। टिप एक्चुअली यही है कि हम लोगों को स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपनी प्रिपरेशंस पे। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे हो या आपकी पोटेंशियल ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में, तो आप उसको थोड़ा साइड रख के चल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं मैथ्स में वीक थी, तो मैंने स्टार्टिंग से ही उसमें मेहनत करी, और इंग्लिश में मुझे मेरे को पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कहीं ना कहीं, तो मैंने उसे लास्ट में देखा। तो हमेशा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने टारगेट सेट करने चाहिए। जैसे कि एक मैनेजमेंट में एक चीज़ आती है जो कि आप फ्यूचर में अगर आप बीबीए एमबीए की तरफ अगर आप जाओगे तो एक चीज़ आती है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपने स्ट्रेंथ्स का यूज़ करना चाहिए, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, और थ्रेट को कैसे मिनिमाइज करें वो करना चाहिए, और आपने वो बहुत अच्छे से हैंडल किया। फॉर जूनियर्स तो बस एक तो रेगुलर स्टडी, और दूसरी पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। और वो रेस्पेक्ट तभी होगी जब आप उनकी बात मानेंगे। वो बहुत बुरी लगती है बाद में, बता रहा हूँ पर्सनली बहुत बुरी लगती है बात, लेकिन वो बाद में जाके फ्रूटफुल होती है कि क्या निकल रहा है उसका रिजल्ट। कंसेप्ट पे फोकस करो, रट के हाँ हो सकता है नंबर आ जाए अगर स्किल है रटने की इतनी अच्छी, बट उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेनली बस कंसेप्ट पे फोकस करो, समझो चीज़ों को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर मैं क्रक्स बनाऊं कि ये सब चीज़ों का नेट में क्या रिजल्ट मिला, मतलब ये सब देख तो लिया, पता तो चल गया, सबसे बातें हो गई, क्या एक्चुअल में निकला? जैसे कि मार्क्स आपने देखे, मार्क्स सबके ब्रिलियंट आए हैं। एक्सपेक्टेशन की बात करें कि सबको थोड़ी थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ इतने तो मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेहनत की, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई ये कहे मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, मतलब उसने मेहनत भी नहीं की थी, या फिर उसका लक साथ दे गया। ऑल्दो मैं कहूँगा अगर लक की बात करें तो 1-2% लक भी रहता है, बट सिर्फ जो 2 बंदे हैं, एक बंदा लक के भरोसे बैठा है, हो सकता है वो टॉप कर जाए, हो सकता है वो टॉप ना करे, लेकिन एक बंदा हार्डवर्क के भरोसे बैठा है, तो वो 100% जो उसने सोचा है, जितनी उसने मेहनत की है, जितना उसने हार्डवर्क किया, उसके हिसाब से वो उसको रिजल्ट मिलेगा। अगली चीज़ बात करें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के बारे में, जो मैं बताना चाहूँगा। इंग्लिश में जो प्रिपरेशन नहीं, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंग्लिश फैकल्टी, बट आई वुड लाइक टू से कि हाँ सैम्पल पेपर्स करो, बुक रीडिंग इज़ अ वेरी नाइस थिंग, कि जिससे आपकी आधी क्या मैं कहूँगा 70, 80, 90%, इवन 100% आपकी गलतियाँ आपको पता चल जाएंगी, आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट्स में क्या करना चाहिए। अकाउंट्स में मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक बुक को 5 बार करो रैदर देन 5 बुक को एक बार करो। बिजनेस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ या इको की बात करूँ, बिजनेस स्टडीज़ इको में बुक रीडिंग एंड देन प्रैक्टिस लिखने की प्रैक्टिस। मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में ऑल्सो आई एम नो एक्सपर्ट इन दैट, बट स्टिल अगर मैं एक बात करूँ NCERT, गो थ्रू NCERT एंड कंसेप्ट्स, बुक रीडिंग। मतलब बुक रीडिंग तो एक कॉमन चीज़ है जो कि सब में आनी चाहिए। बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए उससे रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप एक हैशटैग डालोगे #बेस्ट बुक्स, तो उसके रिगार्डिंग में पूरी वीडियो बनी हुई है, कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब तक कोर्स फिनिश कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है पर्सन की कितनी स्ट्रेंथ है, पर्सन कितना, देखो जब तक वो चीज़ ना आए ना पूरा, तब तक वो चीज़ करते जाओ, लेकिन दिसंबर तक एक डेडलाइन बना कर दिसंबर तक तो खत्म होना चाहिए। अगला साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले वो चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा क्या रहता है कैसे रहता है। स्टडी के अलावा ये एक चीज़ बहुत कॉमन रही सब पे कि पढ़ाई के अलावा भी कोई और चीज़ करो जिससे आप अपने आप को फ्रेश कर सको। डेली रूटीन बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। टॉपिक वाइज टारगेट सेट करो रैदर देन आर वाइज। टाइम वाइज कभी भी टाइम वाइज कभी भी प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान होना चाहिए ये टॉपिक आज करना है या ये टॉपिक करना है, कि अकाउंट्स में ये टॉपिक करना है, मैथ्स में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है। रोज़ का 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप उठा सकते हो। एंड टाइम मैनेजमेंट करो, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। सैम्पल पेपर्स के बारे में मेरा जो पर्सनल मानना है कि सैम्पल पेपर्स तब करने चाहिए और जब आपको कंसेप्ट पूरा आ जाए। और मैं पर्सनली बताऊंगा, अगर आपने बुक अच्छे से की हुई है और आप अगर पास्ट ईयर देख लो, दैट विल बी एनफ। मैंने पर्सनली अपने स्कूल लाइफ में, अपने 12th में मैंने जस्ट NCERT की थी, कोई सैम्पल पेपर नहीं किया था, कोई पास्ट ईयर नहीं किया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, एक वो चीज़ कर लेता तो एक थोड़ा सा और हेल्प मिल जाती। पढ़ाई का मन नहीं करता तो क्या करते, बिल्कुल वो करो जो मन कर रहा है वो करो। उसमें इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व लगा दो, जैसे कि 2 कमोडिटी 11th में पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 2 कमोडिटीज़ वाले में एक कमोडिटी का अगर इक्विलिब्रियम ज़्यादा है तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करते रहोगे, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। लेकिन फिर अब मन करता है अरे पढ़ाई अब नहीं हो पा रही तो इसको करो, वो इसकी यूटिलिटी गिरा दो कि इसकी यूटिलिटी कंपैरिजन में बढ़ जाए, तो आपका पढ़ाई का और मन करेगा। ठीक है, अगली चीज़ आती है दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स वही बात है, अकाउंट्स में जो एक मिथ बनाया पड़ा है ना, स्केल यूज़ करोगे, स्केल नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे, ये एक मिथ है। डोंट गो फॉर दैट। आपको लगता है स्केल से मज़े आ रहे हैं तो करो, लेकिन स्केल नहीं यूज़ करने से आपको लास्ट मोमेंट तक आपका पेपर नहीं होगा, तो वो चीज़ रहेगी, आपको रिविजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जिससे अगर कोई गलती की होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और साल भर प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेट लाइंस ऑटोमेटिकली हाथ से बननी हो जाती है, एंड दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो कि बच्चों ने प्रैक्टिस की है और वो आई है चीज़। कैसे बोर्ड का प्रेशर हैंडल करें, वही बात आ गई। अगर आपने तैयारी की है तो प्रेशर आएगा, लेकिन वो एक जेन्युइन प्रेशर है। अगर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, अरे बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो चीज़ भी गलत है। इसका मतलब आप बोर्ड को सीरियसली ही नहीं ले रहे। प्रेशर एक जेन्युइन नेचर का एक थोड़ा सा प्रेशर है ना, दैट इज़ वेरी मच ओके, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आना वो भी चीज़ गलत है, और बहुत ज़्यादा आना वो भी गलत है। एक मॉडरेट लेवल का प्रेशर होना चाहिए जिससे कि आप एफर्ट्स डालोगे। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि कोई गलती, मिस्टेक्स आपको पता चल गई सबने क्या क्या की, कैसे की, और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, जिससे कि आप सब वो मिस्टेक्स ना करो। एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो कि गलती करता है और उससे सीखता है, लेकिन उससे भी समझदार वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो आप ये मिस्टेक्स ना करो और ये चीज़ से आप फ़ायदा उठाओ और आप अपने बोर्ड्स में इनसे भी बेटर मार्क्स लाओ, ये मेरी विश रहेगी। और मैं जूनियर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ, मेरे सब स्टूडेंट्स के लिए एक टिप रहेगी, सिंगल टिप। ये टिप अगर आपने फॉलो कर ली, आई अश्योर यू कि आपके 100 ऑन 100 लाने बहुत 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 ईजी चीज़ रहेगी। फॉलो द कंसेप्ट समझ आ गया, ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझो रैदर देन कि मार्क्स कैसे आएंगे, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में नहीं आता, ये करने लग जाओगे ना, फिर यार तुम वो बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ कि ये फ्यूचर में होने वाला है। तो एक काम करो ना, ज्योतिषी से अपना पेपर बनवा लो, फिर तुम तो वो चीज़ों के पीछे जाएंगे, मार्क्स के पीछे भागेंगे। वही 3 इडियट्स वाली बात होगी कि मार्क्स के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, वो झक मार के आएगी। तो वो चीज़ एक्चुअली में अप्लाई होती है। और आपने देखा है जो बच्चे पढ़ते हैं, जो जेन्युइनली, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 बच्चे जो टॉप करते हैं वो समझ के ही करते हैं, रट्टे मार के भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी का अगर वैसा नेचर हो वैसे भी टॉप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रटने वाली चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में आप कुछ भी करोगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसा रहता है कि मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में, मैं किसी
मैं किसी प्रोफेशन का नेम नहीं लूँगा, बट हाँ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें ऑल इंडिया 1 रैंक, ऑल इंडिया 2 रैंक, उनको बुलाया गया कि चलो आप सिंगापुर की कंपनी ने हायर किया, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन उनको लगा अरे यार ये तो काम करना आता नहीं, ये तो रट्टे मार के उन्होंने पेपर पास किए। तो वो पढ़ाई का सिंसियरली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, वो चीज़ ना कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जस्ट रट रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तुक्के से आपके नंबर आ गए, दिखाने के लिए सोसाइटी में बढ़िया है, लेकिन उससे जो हमारा अल्टीमेट एम होता है ये सब करने का, दैट इज़ पैसा कमाना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। एक अच्छा इंसान बनना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, उससे पैसा कमाना है, दैट इज़ द सेकंड थिंग, लेकिन ये दो चीज़ों करने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो मेन अगर मैं एक लाइन में इस पूरी वीडियो को क्रॉस बोलूँ कि हाँ, कंसेप्ट पे फोकस करो। थैंक यू।